आपको पता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कितने सारे कार के ब्रांड्स हैं आजकल। तो इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं कि लाजमी है कि कोई ना कोई कंफ्यूज हो ही जाएगा जब वो दूसरे टाइप के ब्रांड्स अगर ख़रीदता है। क्या होता है कि हम बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते तो हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गाड़ी नहीं ख़रीदते। हम यही देखते हैं कि बस बजट क्या है और आँख बंद करके गाड़ी ख़रीद लेते हैं। तो इस वीडियो से मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको थोड़े बहुत गाड़ियाँ मैं दिखाऊं कि लोगों ने पॉसिबली इनको क्यों ख़रीदा होगा। बस ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इसी वजह से ख़रीदा होगा, लेकिन आइडियली क्या आपके दिमाग में चलना चाहिए जब आप इस तरह की गाड़ियाँ पसंद करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने आ रही है ये फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की। पहली बात तो ये है कि ब्लैक कलर जनरली बहुत ज़्यादा धूल खाती है। मतलब अगर उसको साफ़ भी करोगे ना तो कभी ऐसा लगेगा नहीं कि ठीक से साफ़ किया है। इतनी जल्दी धूल खाती है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एंड क्लियरली यहाँ तो ज़्यादा सफाई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनरली ये गाड़ी लोग क्यों ख़रीदते हैं फॉर्च्यूनर। एक तो ये है स्टेटस सिंबल, ठीक है। इंडिया में 50 लाख की ये मिलने वाली ये जो गाड़ी जो है ये एक स्टेटस सिंबल है, बहुत अलग अलग तरीक़े से, स्पेस के तरीके से एंड कंफर्ट के वजह से टू एन एक्सटेंट, और जनरली दिखाता है कि यू हैव अराइव्ड इन लाइफ। लेकिन फॉर्च्यूनर में आप लोगों को पता होगा कि 4x4 भी आती है। अब जिस आदमी को 4x4 की ज़रूरत नहीं है उसको फॉर्च्यूनर का 4x4 ख़रीद के क्या फ़ायदा, एक्स्ट्रा पैसा लगा के क्या फ़ायदा, जो कि मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 65-67 लाख के आसपास आ जाता है। एग्जैक्ट प्राइस मुझको याद नहीं है, नीचे देख लीजिए। तो इतना प्राइस लेके क्या फ़ायदा जब आपको 4x4 चाहिए ही नहीं है। एंड अगर इतने लोग भी नहीं हैं घर में, अगर एक या दो लोग चला रहे हैं या एक या दो लोग बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा इतनी बड़ी गाड़ी लेके। सो दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। ये वैगनआर जैसी है, ये आपको देख के लग ही रहा होगा, और मुझे भी लग रहा है कि ये शायद 2015-16 या पॉसिबली 17 की मॉडल है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें स्पेस आप देखो, कितना सामान रखा हुआ है इसके अंदर, इतना सारा सामान रखा हुआ है। तो ये तो खैर अगर इंसान नहीं बैठे, बट अगर इंसान भी बैठे तो काफ़ी कंफर्टेबली पीछे की सीट में बैठ सकते हैं। बैक सीट कंफर्टेबल है, इकोनॉमिकल टू रन है, इसमें CNG ऑप्शन आता है, चलाने में बढ़िया है। इंजन इसका 1.2 लीटर आता है, काफ़ी पावरफुल रहता है सिटी के अंदर एंड इवन हाईवेज़ पे। थोड़ा थोड़ा मोड़ पे अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए एक लिटरली एक गाड़ी है जो सब कुछ कर सकती है। तो ये एक रीज़न है क्यों इस गाड़ी को ख़रीदा जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई आप देख सकते हो स्विफ्ट है। स्विफ्ट भी बहुत लोगों की पहली गाड़ी होती है एंड ये इसका न्यू जनरेशन मॉडल है, प्रॉबेबली 2022 में भी। और मुझे शेप इसका कोई ख़ास पसंद नहीं है, बट देन लोग इसको शेप के लिए ख़रीदते भी नहीं है। एंड इसको चलाने में तो मज़ा है ही है एंड रिलायबल बहुत ज़्यादा है। तो मारुति के जो कोर वैल्यूज़ जो है, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी, स्विफ्ट की एफिशिएंसी लगभग 17-18 की आराम से आ जाती है एंड द प्राइस 6 से 7 लाख की है मेरे हिसाब से। तो ये मेजर रीजंस है वाई दिस इज़ सच अ पॉपुलर प्रोडक्ट। और मेरे हिसाब से टॉप 10 में ये शायद 4 या 5 पे अक्सर आती है। अब ये है फोर्ड इकोस्पोर्ट। ना आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में फोर्ड की गाड़ियाँ बननी बंद हो गई है, लेकिन ये गाड़ी अभी भी स्ट्रांगली अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखी है। जो लोग इसको चलाते हैं वो सब जानते हैं इस कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इसके बराबर का टक्कर नहीं है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, इन टर्म्स ऑफ पिकअप। इसके 2 या 3 इंजन वेरिएंट्स आते हैं अलग अलग। तो इस वजह से फोर्ड इकोस्पोर्ट अभी भी उसके स्पेयर्स मिल रहे हैं और लोग ख़रीद तो नहीं रहे। मैं भी सेकंड हैंड डेफिनेटली ख़रीदे। तो जिस इंसान को जगह चाहिए, जिस इंसान को पिकअप चाहिए, जिस इंसान को SUV वाला इंप्रेशन चाहिए और एक गाड़ी जो बिल्कुल रिलायबल हो, कभी दिक्कत ना करे, थोड़ा सा वो सर्विस स्टेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, वो जनरली फोर्ड इकोस्पोर्ट ख़रीदते हैं। यहाँ देखो कुछ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है। होंडा अमेज अपने माइलेज के लिए जानी जाती है और अपने रिफाइनमेंट के लिए। ब्रेज़ा जो है अपने स्पेस के लिए। मारुति की रिलायबिलिटी
एंड बेलेनो अगेन रिलायबिलिटी। लेकिन इन दोनों का प्रॉब्लम ये है, ब्रेज़ा की फिर भी बेटर है, लेकिन इसका तो बिल्ड क्वालिटी देखा जाता है कि काफ़ी कमज़ोर है। मतलब किसी भी एक्सीडेंट में यू कैन नेवर बी श्योर कि वो बच पाओगे कि नहीं। बेशक इसको 5 स्टार रेटिंग दे दिया है, लेकिन ये कभी भी इसका बिल्ड जो है वो रिलेटिवली पुअर ही है, जिसकी वजह से ये पिचक जाती है। तो इनको अगेन लोगों का माइंडसेट वही रहता है कि हम एफिशिएंसी के लिए ख़रीदेंगे, हम इसको गो एनीवेयर टाइप के, मतलब नॉर्मल रोड्स के लिए ख़रीदेंगे। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग इनको ख़रीदते हैं। और इनका मेंटेनेंस कम होता है, हालांकि होंडा का मेंटेनेंस थोड़ा हायर है। सो समबडी हु इज़ विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन मेंटेनेंस, मतलब आप लगा लो साल के वो 6-7 हज़ार भी देने को तैयार है मेंटेनेंस के लिए, तो ठीक है ये गाड़ी। कि एक क्रेज़ी एसयूवी या एमपीवी कल्चर जो चल रहा है, मैं उसमें फुली बिलीव तो नहीं करता। बिकॉज अगेन मुझे, जैसा कि मेरे को लगता है कि अगर आपको उतने लोगों को ले जाना ही नहीं है, तो आपको इतनी बड़ी गाड़ी ख़रीदना बेकार है आपके लिए। तो छोटी गाड़ी ख़रीद के भी अच्छा खासा काम चला सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट भी एक तरह से आपका कम होता है। तो हर इंसान को एसयूवी ख़रीदना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यू शुड सी कि वो आपके रिक्वायरमेंट्स, आपके नीड्स को वो गाड़ियाँ मीट करती है कि नहीं। 4x4 है तो वो आपके रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, तभी आप 4x4 लीजिए, वरना 4x2 ही काफ़ी है। तो यही है, इसी के बेसिस पे मैंने सोचा ज़रा आप लोगों को कुछ कॉमन कार्स के बारे में बता दूं। एंड थोड़ा आपके, आई होप ये वीडियो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करे। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द रिलेटिवली लोअर लाइट, बिकॉज बेसमेंट है तो यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड सी यू सून।